हेलो फ्रेंड, CS निंजास के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारे MCQs होते हैं, इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो MCQ आता है, हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में और इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। हम लोग यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में जैसे हम जानते हैं कि डेटाबेस के अंदर हम जैसे 1NF हो गया, 2NF हो गया, 3NF हो गया, VCNF हो गया, 4NF हो गया और 5NF हो गया, तो ये हमारी नॉर्मलाइजेशन करने की टेक्निक्स होती हैं। जनरली हम 3F तक ही करते हैं। VCNF या फिर 4NF या मल्टी जो 5NF होता है वहां तक जाना पॉसिबल नहीं है। तो 3NF तक ही हमारा एक्चुअल में, जब हम कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें जो टेबल्स होती हैं तो हम 3NF तक ही मैनेज करते हैं। तो इसका जो पर्पस होता है वो इतना सा होता है कि आपको एक तो डेटा रिडंडेंसी यानी कि आपको डेटा डुप्लीकेशन आपको कम करना है, ठीक है, उसमें नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है हमारा, दूसरा होता है इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि जो भी हमारी एनोमलीज हैं, ठीक है, जो हमारे डेटाबेस के अंदर होती हैं तो उनको बचाने के लिए हम यहाँ यूज में लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। देन सेकंड जो क्वेश्चन आता है, विच इज द फॉलोइंग इज एनोमली दैट नॉर्मलाइजेशन हेल्प्स टू। एनोमलीज जो होती हैं बेसिकली यहाँ पर वो तीन टाइप की होती हैं, इंसर्शन होती है, अपडेशन होती है और डिलीशन होती है। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं इंसर्शन एनोमली, यानी कि ये जो आंसर है आपका, ये आपका राइट आंसर है। थर्ड पे आते हैं हमारे, व्हाट डज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म प्रिमिलरी डील विद। ठीक है, अब यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं वो कौन कौन सी टेक्निक होती है, हमारी 1NF होती है, ठीक है, 2NF होती है, ओके, 2NF होती है, आपकी 3NF होती है, आपकी BCNF होती है, आपकी 4NF होती है और फिर 5NF होती है। तो जो हमारा डेटाबेस होता है एक्चुअल में, जब हम डेटाबेस इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी ये तीन तक ही यूज में आती है, यानी कि आप 1NF 2NF 3NF, यानी कि 3NF तक अगर आपने इंप्लीमेंटेशन कर लिया, नॉर्मलाइज कर दिया अपने डेटाबेस टेबल्स को, तो उस कंडीशन में वो एडिक्वेट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आंसर होगा कि आपको 1NF के अंदर क्या करना होता है, जो भी आपके कॉलम्स होंगे उनके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो एटॉमिक होनी चाहिए, यानी कि उनमें सिंगल वैल्यू ही आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ आंसर तो इसका सी होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एटॉमिक का मतलब समझा देता हूँ कि अगर आप किसी टेबल के अंदर एक तो स्टूडेंट आईडी ले रहे हैं, ठीक है, एक तो स्टूडेंट आईडी ले रहे हैं और एक उसका फोन नंबर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है फोन नंबर को आप कॉमा सेपरेटेड ले लेंगे। ठीक है, आपको फोन नंबर जो है वो कॉमा सेपरेटेड नहीं लेना है। ठीक है, तो वो हमारा जो होती है, अगर आपने एक सिंगल वैल्यू, यानी कि एक फोन नंबर के अंदर एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। हाँ, अगर आपको मल्टीपल फोन नंबर लेने हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट टेबल बनानी पड़ेगी, जिस टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर लेंगे, लेकिन उसमें भी सिंगल वैल्यू ही आएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, एटॉमिक वैल्यूज इन ईच सेल। फोर्थ क्वेश्चन आता है, इफ ए टेबल हैज ए कंपोजिट प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हमारे पास देखिए टेबल के अंदर दो टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो की होती है, एक नॉन की होती है। तो की का मतलब ये होता है कि हम उस की से अदर जो हमारे मतलब किसी भी रिकॉर्ड को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि एक आप जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, इंडिया के सिटीजन्स का आप डेटा ले रहे हो, तो आप वहाँ आधार कार्ड को या आधार नंबर को आप वहाँ एज ए की मान सकते हैं, एज ए प्राइमरी की, क्योंकि वो हमेशा हर बंदे का यूनिक होता है और आधार नंबर से आप किसी भी कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और नॉन की क्या होते हैं, जिनसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे किसी बंदे का नेम है, तो नेम तो डुप्लीकेट हो सकता है ना, तो वो नॉन की एट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए टेबल हैज ए कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कंपोजिट का मतलब इतना सा होता है कि आपका जो की बनेगी वो दो तीन फील्ड को मिला के बनेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि स्टूडेंट का नेम, उसका फादर्स नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तीन चीजें ले रहा हूं, हालांकि ये भी डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि ये डुप्लीकेट नहीं होंगे। स्टूडेंट का नेम, उसका फादर्स नेम और उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो वो हमारा कंपोजिट प्राइमरी की बन जाएगा। तो इसमें इसका क्वेश्चन क्या है, इफ ए टेबल हैज ए कंपोजिट प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन ओनली ए पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, दिस इज नोन एज। अब देखो, पार्ट ऑफ प्राइमरी की, तो इसका देखिए मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूं कि मान के चलिए आपने कुछ ऐसे रिलेशन बनाया हुआ है, मान के चलिए ये आपके पास इस तरीके से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, A डिटरमाइन B, B डिटरमाइन C और C डिटरमाइन D। ठीक है, ये तीन आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो अगर मैं इसकी प्राइमरी की निकालूं, यानी कि आप मुझे की निकालनी है जो सारे अदर एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर ले, तो इसका हम क्लोजर निकालते हैं। तो क्लोजर अगर मैं निकालूंगा तो इसका आप देख सकते हैं जो क्लोजर निकलेगा वो ये निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी प्राइमरी की है वो A है। तो अगर मैं कुछ ऐसा रिलेशन देखता हूं यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है AF इक्वल टू D, ठीक है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो डी क्या है, हमारा नॉन प्राइमरी की फील्ड है, और ए क्या है, हमारा प्राइमरी की फील्ड है, यानी कि जो हमारी की है। अब यहाँ क्या है, एफ और लगा दिया आपने,
तो ये क्या हुआ, ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, यानी कि डी ए पर डिपेंडेंट है लेकिन इसमें एफ और ऐड कर दिया, तो ये हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। और 2NF के अंदर यही होता है, ये एलिमिनेट होती है, यानी कि ये नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए टेबल हैज ए कंपोजिट प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन ओनली ए पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, दिस इज नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी, यानी कि बी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है, टेबल इज ए सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन 1NF। जैसा भी आपने देखा था कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा कि एक तो सेकंड NF में कौन सी होगी टेबल, ठीक है ना, तो 1NF में तो होनी चाहिए, ठीक है ना, 1NF के अंदर तो होनी चाहिए, लेकिन सेकंड NF के अंदर क्या होता है कि वहां पर हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी आपने लास्ट एग्जांपल के अंदर देखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। इसके बाद हम आते हैं व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। देखिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहीं पर भी वर्ड आ जाए, आप तो एक तो वर्ड को पकड़ना सीखिए तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है 3NF, ठीक है, ट्रांजिटिव इसका होता है 3NF, यानी कि कोई भी आपकी अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि ये इसी को सेटिस्फाई करती है, यानी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, 3NF के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका देखिए मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि अगर A डिटरमाइन B, बी डिटरमाइन सी, ठीक है ना, और अगर मैं इसकी की निकालूं तो इसकी क्या निकलेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या निकलेगी, ABC। इसका क्लोजर निकालोगे तो ABC निकलेगी। तो यहाँ ये क्या है हमारा, ये तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी कि ये तो PA है, और ये हमारा क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ओके, नॉन प्राइम, और ये हमारा जो होगा वो भी हमारा NP होगा, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये नॉन प्राइम है और ये भी क्या हमारा नॉन प्राइम है। अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को अगर निकालता है तो ये हमारी हमेशा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के मतलब कि आप A से C को डिटरमाइन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, A से C को डिटरमाइन, जो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, when a non key attribute depends on another non key attribute, यानी कि इसका आंसर सही होगा C, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, ये नहीं होनी चाहिए 3NF के अंदर। फिर हम आते हैं हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन, द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज प्रिमिनरली कंसर्न्ड विद रिमूविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ही था इसका आंसर, तो इसका आंसर होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनली वायोलेटिंग नॉर्मलाइजेशन रूल्स टू इंप्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि आपको क्वेरी परफॉर्मेंस को करने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन के रूल्स को वायोलेट कर रहे हो, यानी कि उनको नहीं मान रहे हो या उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसका ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, लेकिन इसको हम डी नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, जो हम करते नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन व्हाट डज एटॉमिक मीन। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि 1NF के अंदर एटॉमिक होने चाहिए, यानी कि एक फील्ड के अंदर जो वैल्यू होगी वो सिंगल वैल्यू होगी, उसमें कॉमा सेपरेटेड वगैरह आप कुछ नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर फोन नंबर ले रहे हो तो कॉमा सेपरेटेड एक फोन नंबर ही आएगा, दो फोन नंबर नहीं आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि द वैल्यू कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इन स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, इसका आंसर होगा बी। इसके बाद आता है हमारा विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लेवल फॉर मोस्ट डेटाबेस एप्लीकेशन। तो अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, हालांकि इसके अंदर काफी सारी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होती है, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF और 5NF, ठीक है। लेकिन यहाँ तक हमारा जो एडिक्यूट होता है, यानी कि अगर हम एक्चुअल में डेटाबेस में इंप्लीमेंट करते हैं वो 3NF तक करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ हैविंग ए नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, एक तो वहाँ हमारी डेटा कंसिस्टेंसी होगी, इंटीग्रिटी होगी, डेटा रिडंडेंसी आपकी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन तो आंसर तो हो ही नहीं सकता इंक्रीज, क्योंकि तो डिक्रीज करता है, ठीक है। फास्टर राइट ऑपरेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर होगा इंप्रूव डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। फिर आता है हमारा वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ विच नॉर्मल फॉर्म, तो इसका आंसर होगा 3NF। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करूं तो ये हमारी 1NF है, ओके। इसके बाद जो आएगा हमारा वो होगा 2NF, यानी कि जो 2NF होगा वो 1NF भी होगा। फिर इसके बाद आएगा हमारा 3NF, ये हमारा 3NF है, और लास्ट में आएगा हमारा BCNF, तो ये हमारा BCNF है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर डेटाबेस जो है अगर वो BCNF को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है वो 3NF तो ऑटोमेटिकली होगा, 3NF, 2NF और 1NF तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है स्ट्रिक्टर वर्जन, यानी कि 3NF में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करने के बाद आप BCNF में आ जाते हो, तो BCNF में हमारा आपका मतलब ये इसका सब पार्ट होता है। अब BCNF के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एट्रीब्यूट है, कोई भी डिपेंडेंसी है, ठीक है, उसके अंदर ये डिटर्मिनेंट है, यानी कि X डिटरमाइन कर रहा है A को, तो अगर
अगर यहाँ मैं कर रहा हूँ बाई डिटरमाइन बी, अगर ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ ये होता है, यानी कि जो डिटरमाइन करता है वो हमेशा सुपर की होनी चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट सुपर की होनी चाहिए। ये BCNF के अंदर एक कंडीशन है। तो अगर ये होगा, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है FD, वो सुपर की होनी चाहिए और ये भी हमारी सुपर की होनी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, BCNF बोलते हैं, ठीक है। तो BCNF, और ऐसा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होता, 3NF तक ही हम लोग इसे इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद अच्छा, इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर था वो सी था। अब यहाँ आते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए लार्ज टेबल इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल टेबल्स इज कॉल्ड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि एक लार्ज टेबल को स्मॉलर टेबल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको तो हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। अब नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं, यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर होगा डिकम्पोजिशन, ठीक है। आपने क्या करा, टेबल को अलग अलग टेबल्स में डिवाइड कर दिया, तो वो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। एग्रीगेशन अलग कॉन्सेप्ट है, जनरलाइजेशन एग्रीगेशन हम आगे देखेंगे, ठीक है। अदर जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ जो आंसर होगा वो डिकम्पोजिशन होगा। अब आता है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, ए डिटरमिनेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट। डिटरमिनेंट क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा था कि A डिटरमाइन B, तो ये डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, कोई भी अगर आपको FD दी हुई है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो आता है वो FD को बताता है, ठीक है, जो डिटरमिनेंट कहलाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एन एट्रीब्यूट दैट इज ऑलवेज ए प्राइमरी की, ऐसा कुछ भी नहीं है। एन एट्रीब्यूट दैट कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो ये जो होता है हमारा बी आंसर, इसका वो सही होगा, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारा प्राइमरी की हो, कैंडिडेट की भी हो सकती है, सुपर की भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ ए टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय एंड देयर प्रोजेक्ट and an employee can work on multiple projects, which normal form immediately violated if you store project information in multi-valued columns in the employee table। देखिए, आप अगर वर्ड को पकड़ेंगे तो क्वेश्चन को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ क्या कह रहा है, मल्टी वैल्यूड, ठीक है ना। तो अगर आपने क्या करा कि इफ ए टेबल, दोबारा से रीड करिए, इफ ए टेबल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉइज एंड देयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। एम्प्लॉई की इन्फॉर्मेशन भी है और उसके प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी है, और एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करता है, विच नॉर्मल फॉर्म इमीडिएटली वायलेटेड इफ यू स्टोर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन इन मल्टी वैल्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट NF को ही नहीं मान रहे, ठीक है ना। मल्टी वैल्यूड नहीं होनी चाहिए, यहाँ एटॉमिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म फंक्शनल डिपेंडेंसी मीन्स, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया A डिटरमाइन B, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके पास रिकॉर्ड है, मेरे पास अगर मैं 2 रिकॉर्ड लेता हूँ, तो एक रिकॉर्ड में जो वैल्यूज हैं वो दूसरी को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। जैसे मैं मानता हूँ ABC, ये मेरे रिकॉर्ड है और इसमें आ रहा है 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि B की वैल्यू अगर मालूम है तो आप 2 को निकाल लोगे, A की वैल्यू मालूम है तो आप 1 को निकाल लोगे, C की वैल्यू मालूम है तो आप 3 को निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ये आप क्या कर रहे हो, इसे डिटरमाइन कर रहे हो। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा रिकॉर्ड आ जाए, C डिटरमाइन 4, अगर ये रिकॉर्ड आ जाता है तो ये नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि C से वैल्यू 3 भी निकल रही है और C से वैल्यू 4 भी निकल रही है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, अगर इससे C से 3 वैल्यू निकलती तो ये हो जाता, ठीक है ना। अगर इससे 3 वैल्यू निकलती, सेम वैल्यू निकलती, तो ये मान लिया जाता, लेकिन अभी ये नहीं है। तो इसके आंसर देखिए आप, द डेटाबेस परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस, से कोई रिलेशन नहीं है। वन एट्रीब्यूट वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाई अनदर एट्रीब्यूट्स वैल्यू, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हमारे पास ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, तो एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो इसका आंसर होगा बी। फिर आता है, द व्हाट प्रॉब्लम कैन अकर इफ ए डेटाबेस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। अगर आपका डेटाबेस नॉर्मलाइज नहीं है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, द डेटाबेस बिकम्स टू सिक्योर। सिक्योरिटी से क्या लेन देना है, कोई लेन देना नहीं है। नॉर्मलाइजेशन हमारा डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। अब यहाँ डेटा मॉडिफिकेशन एनोमलीज, ये हो सकता है हमारा, क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एनोमलीज 3 टाइप की होती हैं, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। तो यहाँ मॉडिफिकेशन है, यानी कि आप अपडेट की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये हमारी एनोमली हो सकती है। द डेटाबेस सर्वर ओवरहीट्स, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वर ओवरहीट्स का मतलब है हार्डवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। द डेटाबेस ऑटोमेटिकली डिलीट्स ऑल डेटा, ओल्ड डेटा से कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी आंसर होगा इसका, ठीक है। यानी कि डेटा मॉडिफिकेशन एनोमलीज, यानी अपडेट एनोमलीज की बात कर रहा है ये। इसके बाद आते हैं हम, टू मूव फ्रॉम 1NF टू 2NF यू मस्ट एलिमिनेट। अब यहाँ 1NF से 2NF पे जा रहे हैं हम, तो 1NF तो एटॉमिक होता है और 2NF का मतलब होता है नो पार्शियल डिपेंडेंसी। वहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है, आपको 1NF से 2NF पे जाना है, तो आपको क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको पार्शियल डिपेंडेंसी एलिमिनेट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको बी को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। इसके बाद देखिए, ए रिलेशन इज इन BCNF इफ एंड ओनली इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज ए, ठीक है। क्या कह रहा है, ए रिलेशन हमेशा BCNF होगा अगर इसका डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट कौन सा है हमारा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास x डिटरमाइन ए है, ठीक है, x डिटरमाइन ए है, तो ये हमारी कोई की होनी चाहिए, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइम एट्रीब्यूट, कुछ भी हो, ठीक है ना, वो यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए फॉरेन की से तो कोई लेन देना है नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। नॉन की एट्रीब्यूट ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ कैंडिडेट की हाफ का होगा, या फिर आप कंपोजिट एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर कैंडिडेट की होगा। इसके बाद आता है व्हाट इज द डेटा रिडंडेंसी, यानी कि डेटा रिडंडेंसी होती क्या है, यानी मल्टीपल डेटा, यानी कि रिकॉर्ड आपका सेम रिकॉर्ड है वो मल्टीपल लोकेशंस पे, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ होता है स्टोरिंग द सेम डेटा इन मल्टीपल लोकेशंस, तो ये हमारा इसका आंसर होगा ए, ठीक है ना। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हमारे कंप्लीट आपको मैंने नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ आपको टॉपिक्स बताए। इस नॉर्मलाइजेशन के और भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ जो जनरली आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।